Students, let's continue our chapter number 6, geomorphic processes. In the previous lecture, we discussed about the mass bursting. I told you that the mass bursting can be slow or rapid movement. Mass bursting means कि जो material which comes downward due to the gravity that comes slowly as well as rapidly. तो यहाँ पर जो हमारे slow process हैं, some are the slow processes. Slow movement included slow movement से हम include करते हैं first creep, second is solifluction. ये हमारे स्लो मूवमेंट हैं जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते. स्लो मूवमेंट आर दोज मूवमेंट्स विच वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज at the time of movement. It can be appear after a long time. इनका जो हमें जो प्रोसेस है या इनका जो इम्पैक्ट है वो हमें काफी लॉन्ग टाइम के बाद देखने को मिलता है. सेकेंड इज रैपिड मूवमेंट. Rapid movements are like earth flow, second is landslides, mud flow, and landslide includes rock slide, and slumping. Slumping and rock fall. All these are the three types of landslides. Now come to the first slow movement. First is creep. What do we mean by creep? Creeping is the slow movement of the soil. Very slow movement. When there is a sloping area at the mountains or the hills, we will find the sloping area. तो यहाँ पर जब स्लोपिंग एरिया होता है तो सोयल जो है, जो माउंटेन्स पर या हिल स्लोप पर जो सोयल कवर होता है वो धीरे धीरे जो है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल ये धीरे धीरे नीचे की ओर जो है मूव करना शुरू करती है. आपने रिकग्नाइज किया होगा कि जब कभी आप हिली एरिया पर जाते हो तो वहां पर जो फॉल्स लगे हुए होते हैं हिल्स पर वो बिल्कुल इरेटिक नहीं होते, बिल्कुल सीधे नहीं होते. उनकी सिचुएशन आपको जो है वो थोड़ी सी इस तरीके से मिलेगी. इसका रीजन क्या है कि व्हेन द सोइल क्रीप डाउनवर्ड्स इट एम्फेसिस द पोल्स एरिया, कि जो पोल का एरिया है उस पर ये क्या डालती है, प्रेशर डालती है, जिसके कारण जो है पोल्स क्या हो जाते हैं, वो इंक्लाइंड होते हैं, दैट आर नॉट इरेटिक. तो यहाँ पर जो भी हमारे पोल्स मिलेंगे इसके कारण, इसका रीजन क्या है, सोइल क्रीपिंग. ऐसे ही सेकंड आता है हमारा सोइल फ्लक्शन. सोइल फ्लक्शन जो है वो मोस्टली हमें रेनी एरिया में मिलता है, जहां पर रेनफॉल होती है मोस्टली कोल्ड प्लेसेस में, जहां स्नोफॉल, कोल्ड प्लेसेस जहां पर स्नोफॉल होती है. स्नोफॉल में अब क्या होता है कि जो ऊपर की लेयर है, मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज का क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है ना, कि जहां पर वो पूरी तरह से फुल हो जाती है, उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है. तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब ग्लेशियर्स या स्नोफॉल होता है तो उससे क्या होता है कि जो नीचे की लेयर है, नीचे की लेयर तक वो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि स्नो है, आइस है, तो वो इम्पैरेमेबल है. तो नीचे की लेयर तक जो है पानी नहीं पहुंच पाता और ऊपर की जो लेयर होती है उस पर पानी पहुंचकर वो क्या कर देता है, उसको सैचुरेटेड कर देता है. उस सोयल को क्या कर देता है, सैचुरेटेड हो जाती है वो सोयल. और आफ्टर द सैचुरेशन इट क्रीप्स डाउन. वो क्या होती है, उसका जब वो सैचुरेटेड हो जाती है तो वो अपनी जगह पर नहीं बनी रहती और वो नीचे की ओर डाउनवर्ड जो है वो मूवमेंट उसकी स्टार्ट हो जाती है. दैट इज कॉल्ड सोलिफ्लक्शन.
नाउ कम टू द रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट में हमारा सबसे पहले आता है अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन में, जहां पर सोयल जो है पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाती है पानी से, ठीक है। यहाँ हमने सॉलिड फ्लक्शन किया था, स्नोफॉल एरिया में होता है। अर्थ फ्लो कहाँ पर होता है? जहां पर ह्यूमिड रीजन, जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी है, मींस यहाँ पर प्रेसिपिटेशन है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल जो है वो सोयल को सैचुरेटेड कर देता है, और मटेरियल जो है रेगुलिक है। रेगुलिक मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वेदर मटेरियल होता है उसको हम रेगुलिक कहते हैं। जो रेगुलिक है वो, और प्लस में जो इसका वीकर शेल्स है, कोई भी वीकर पीस है रॉक का, वो नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है, दैट इज अर्थ फ्लो। नाउ कम टू द लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड आपने कॉमनली आपने सुना है, व्हाट इज लैंडस्लाइड, है ना। जब कोई भी रॉक जो है या डेब्रिस जो है वो नीचे की ओर मूव डाउन करना शुरू करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड। अब इसको भी हम साइज ऑफ रॉक और द मूवमेंट ऑफ रॉक, इस पर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें रॉक स्लाइड। रॉक स्लाइड क्या है कि जब कोई एक लार्ज या ह्यूज मास ऑफ रॉक, जब कोई एक बड़ा रॉक जो है वो क्या होता है, नीचे की ओर स्लाइड डाउन हो जाता है। सपोज ये है, यहाँ पर एक बड़ा रॉक है, ये एकदम से टूटकर नीचे की ओर गिर जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? रॉक स्लाइड। अब ये एक रैपिड मूवमेंट है जो एकदम से अचानक से होता है, और इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसी टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रॉक स्लाइड। अब स्लम्पिंग क्या है? स्लम्पिंग क्या होता है कि जैसे ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, स्लोपिंग एरिया है। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ का इतना पार्ट जो है वो क्या है? वीक है। ये जो रॉक है या वीक हो गई, या इसमें क्रैक आ गया, इतना पार्ट जो है वो क्या हो गया? वीक हो गया। तो ये पार्ट जो है वो निकल कर क्या हो जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा, और यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्लम्पिंग। जो अपने कर्व जो है, जब ये पार्ट नीचे की ओर आता है, तो ये पीछे क्या कर देता है? एक कर्व स्पेस बना देता है। वहां पर ये पार्ट चला गया, तो यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन ऐसी रह जाएगी, कर्विंग। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्लम्पिंग। ये बहुत दूर तक नहीं जाते, क्योंकि एक रॉक जो है एज इट इज टूट कर नीचे की ओर गिर जाती है, तो ये बहुत ही पास होता है मूवमेंट। नेक्स्ट आता है रॉक फॉल। रॉक फॉल, जब कभी आपने ये देखा होगा कि जैसे कि हम ब्लास्टिंग भी करते हैं तब भी हम देखते हैं। दूसरा, कभी नेचुरली जो है अर्थक्वेक्स आते हैं, तो लैंडस्लाइड होता है, तब हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो पीसेस हैं रॉक्स के, ये सीधा, क्योंकि वर्टिकल है ये हमारा स्लोप, तो यहाँ से नीचे की ओर गिरना शुरू करते हैं। और ये की जो मूवमेंट है वो इतनी रैपिडली होती है और इतनी दूर तक होती है, वास्ट डिस्टेंसेस तक जो है इसकी मूवमेंट होती है, क्योंकि छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस जो है वो मूव करते हैं नीचे। तो जिससे कि क्या होता है कि कई बार रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं, रिवर्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। सिमिलरली रॉक स्लाइड से भी क्या हो जाता है कि रास्ते जो है ब्लॉक हो जाते हैं। कोई रॉक जो है वो रोड साइड पर आ जाती है, और जिससे जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो रुक जाता है। तो these are the form of road slides, sorry landslides. Next is mud flow. Mud flow आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि mud का मतलब कीचड़ जिसको आप कहते हैं। अब क्या है वो चीज? सोयल और डेब्रिस का मिक्सचर, उसको ही हम मड कहेंगे ना। सोयल प्लस डेब्रिस, डेब्रिस मीन्स मलबा, ठीक है। तो यानी कि जो भी कंकड़ पत्थर जितना भी उसका बचा हुआ रेगुलिक है वो सारा डेब्रिस कहलाएगा। अब क्या होता है कि जहां पर हाई रेनफॉल एरिया है, हाई रेनफॉल एरिया में क्या होगा कि सोयल और डेब्रिस जो है वो बहुत ही फ्रीली जो है नीचे की ओर मूव करना शुरू करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कि एक जो मड का बिल्कुल फ्लड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? मड फ्लो। अब ये मड फ्लो जो है वो आपको वोल्केन, यहाँ पर हिली एरिया में तो मिलता ही है, इसके साथ साथ मड फ्लो कैन बी सीन इन द वोल्केनिक एरियाज ऑल्सो। वोल्केनिक एरियाज में हमने वोल्केनिक चैप्टर में पढ़ा था कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब क्या होता है कि उससे बहुत सारी ऐश निकलती है, बहुत सारा जो है डस्ट निकलता है, मटेरियल निकलता है, कुछ सॉलिड। लेकिन कुछ टाइम के बाद वहां पर क्या होता है? टेम्परेचर डाउन आ जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है वाटर वेपर के कारण, और रेनफॉल होती है।
तो जब रेनफॉल होती है तो वो सारा एश डेब्रिस जो भी मटेरियल है वो फ्लो डाउन करना शुरू कर देता है, नीचे की ओर आना बहुत ही स्पीडली मूव करना शुरू कर देता है. दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मड फ्लो इन द वॉल्केनिक एरियाज. So landslides, actually these all these movement landslides, these are depend upon the size and shape of the in this the size and shape of the detached mass depends on the nature of discontinuities in rocks. अब लैंडस्लाइड जो है किस रेंज का होगा, मैंने 3 रेंज बताई ना कि रॉक स्लाइड भी होता है, जो है स्लम्पिंग भी होती है, रॉक फॉल भी होता है. तो इनमें साइज जो है वो डिफर करता है मटेरियल का, और ये जो साइज और शेप है इस मास की या मटेरियल की, ये डिपेंड करती है 3 चीजों पर. फर्स्ट है नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द रॉक. अगर रॉक्स में डिसकंटिन्यूटी ज्यादा है तो वो क्या होंगी, जो है रॉक्स जल्दी ब्रेक होंगी. दूसरा, अगर लार्ज पार्ट में डिसकंटिन्यूटी है, एक लार्ज पार्ट के बाद डिसकंटिन्यूटी आती है, तो इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा एक रॉक जो है वो नीचे गिरेगा. ठीक है. दूसरी चीज जो है वो लैंडस्लाइड को इम्पैक्ट करती है, दैट इज द डिग्री ऑफ वेदरिंग. डिग्री ऑफ वेदरिंग मीन्स कि कितनी जो रॉक्स हैं किस अमाउंट में वेदर्ड हुई हैं. वेदर्ड मीन्स कि ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स. अब कितना ब्रेकिंग हुआ है उसमें, उस पर डिपेंड करेगा कि लैंडस्लाइड जो है वो कितना होगा. थर्ड इज द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप. अगर हमारा स्लोप स्टीप है तो ग्रेविटी ज्यादा वर्क करेगी, मटेरियल जो है वो डिस्टेंस प्लेसेस तक जाएगा और इजीली जो है वो फॉल डाउन भी होगा. तो स्टीपनेस ऑफ द स्लोप आल्सो impact the landslides. So these are the 3 causes or 3 factors which determine the size and shape of the mass which are slides down. So this is mass wasting, and the force behind the mass wasting, we discussed that the gravitational force. Due to the gravity, mass wasting occur. Now the last one is erosion and deposition. 4 प्रोसेसेस की हमने बात की थी, तो लास्ट 2 प्रोसेसेस हैं हमारे इरोजन एंड डेपोजिशन. अब इरोजन एंड डेपोजिशन का मतलब क्या है? इरोजन का मतलब कि चीजों को इरोड करना मीन्स उसको तोड़ना, उसको और छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना. इरोजन के साथ ही हमारा एक जो है, जब कोई मटेरियल इरोड होता है तो दैट इज ट्रांसपोर्टेड. अब ये इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों वर्क कौन करता है? हमारे वेदरिंग एजेंट. अब वेदरिंग एजेंट जो है वो हमारे कौन कौन से थे? रनिंग वाटर. 5 वेदरिंग एजेंट्स की बात की थी हमने. रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, ocean waves and currents, and last is ground water. अब ये 5 के 5 एजेंट्स क्या काम करते हैं? ये मटेरियल को तोड़ते हैं. अपने अपने एरियाज में इनका वर्क डोमिनेंट होता है. जैसे रनिंग वाटर हो गया हिली एरिया और रेनफॉल एरिया में इसका वर्क मिलेगा हमें. ग्लेशियर का जो है हाई एल्टीट्यूड एरिया में, विंड ड्राई एरिया में काम करती है. ओशन वेव्स और करंट्स कोस्टल एरिया में काम करते हैं, और ग्राउंड वाटर जो है वो हमारे जेंटल स्लोप में काम करता है. तो ये अपने अपने एरियाज में वर्क करते हैं और वहां के मटेरियल को इरोड करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं. अब इसको सपोर्ट किससे मिलती है? वेदरिंग प्रोसेस से. एक तो इसको सपोर्ट मिलेगी वेदरिंग प्रोसेस से. ये नहीं है कि वेदरिंग प्रोसेस के कारण ही जो है मटेरियल इरोड होगा, लेकिन अगर कहीं पर मटेरियल वेदर्ड है
यानी जो एक सॉलिड रॉक थी उसमें क्रैक्स आ गए हैं, तो उस पर अगर पानी पड़ेगा यानी रेनफॉल होगा या रनिंग वाटर रिवर वाटर जाएगा तो वो इस मटेरियल को जल्दी से इरोड कर देगा, तो उसका जो इरोजन वर्क है वो फास्टर हो जाएगा ड्यू टू द वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर कोई रॉक वेदर नहीं है तो वो इरोड भी नहीं होगी। जैसे कि अब आप इसमें एग्जांपल लो कि आपका जीटी रोड है, जीटी रोड पर आपने पूरा उसको जो है सीमेंटेड लूप वगैरह डाल के टारकोल वगैरह डाल के आपने पूरा अच्छे से रोड को बना दिया। अब वहां पर कोई वेदरिंग एजेंट काम नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही रेनफॉल आता है, ऊपर से बारिश आती है, तो बारिश के कारण जब कंटिन्यूअसली रेनफॉल आता रहता है तो वो आपकी जो रोड साइड्स हैं उनमें जो है डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, यानी उसमें खड्डे पड़ने शुरू हो जाते हैं। मटेरियल पहले धीरे धीरे रोड होगा, बजरी उसमें से निकलना शुरू होगी, यानी मटेरियल लूज होता जाएगा, फिर धीरे धीरे वो वहीं पर बारिश होती जाएगी तो वो एक बिल्कुल डीप जो है खड्डे के रूप में डिप्रेशन के रूप में आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इरोजनल वर्क है वो अपनी वेदरिंग प्रोसेस के कारण फास्ट हो सकता है और इट कैन बी फ्री फ्रॉम वेदरिंग प्रोसेस। अब ये जो मटेरियल लूज हो गया, अब रनिंग वाटर इस पर काम कर रहा है, यानी रिवर जो है इस मटेरियल को इरोड कर रही है। अब रिवर का जो पानी है वो स्लोपिंग एरिया में, यानी जहां स्टीप स्लोप है वहां पर उसमें क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, मीन्स पानी में जो है फोर्स है, तो वो इस मटेरियल को भी नीचे ले आएगा। दैट इज ट्रांसपोर्टेशनल वर्क। ट्रांसपोर्टेशनल वर्क करता है। इसके बाद अब यहाँ पर जब तक उसकी स्टीप स्लोप है उसमें फुल एनर्जी है, जैसे ही वो जेंटल स्लोप में आएगा पानी तो उसका फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और उसका पानी भी डिवाइड हो जाता है जिससे उसका वॉल्यूम भी जो है कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो ये मटेरियल लेके आया है उस मटेरियल को वो यहाँ पर छोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। डिपोजिशन, ये वर्क क्या कहलाएगा, हमारा डेपोजिशन। अब ये डेपोजिशन वर्क कैसे होता है, सबसे पहले जो पानी है या कोई भी वेदरिंग एजेंट है वो अपना सबसे बड़े जो बिग पार्टिकल्स होंगे, बिग मटेरियल होगा, उसको पहले छोड़ेगा। ठीक है, छोटों को अभी भी कैरी कर सकता है, उसको थोड़ी दूर तक और ले जाएगा छोटा मटेरियल। फिर जब उसकी कैपेसिटी और कम हो जाएगी तो वो इस छोटे मटेरियल को भी डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। फिर बहुत ही फाइन पार्टिकल जो है वो बिल्कुल जेंटल एरिया तक पहुंचेगी, और यही फाइन पार्टिकल हमारी क्या होती है, सोयल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जब हमसे बर्डन नहीं उठाया जा रहा होता, भार नहीं उठाया जा रहा होता, तो हम सबसे भारी हैवी चीज होती है उसको पहले नीचे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद उससे कम हैवी चीज को और फिर लेसर है तो यही चीज जो है वेदरिंग एजेंट करते हैं कि सबसे बड़े पत्थरों को या बड़ी चीजों को जो है वो डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद जो है उससे कम जो बड़े हैं और फिर बिल्कुल फाइन, तो ये डेपोजिशन वर्क होता है। तो ये है हमारा इरोजन एंड डेपोजिशनल वर्क विच आर ऑफर्ड बाय द 5 वेदरिंग एजेंट्स एंड ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स इनको रन ऑफ करने के लिए जो एनर्जी मिलती है, यानी इनकी रन ऑफ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हमारा क्या होता है, इरोजनल और ट्रांसपोर्टेशनल वर्क होता है या डेपोजिशनल वर्क होता है। अब इरोजनल वर्क से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इरोड कर रहे हैं, चीजों को तोड़ रहे हैं, तो इरोजनल से हमारा क्या होगा, यहाँ से इरोजनल वर्क जो है वो लैंड फॉर्म्स को क्या करेगा, डी एलिवेट करेगा, यानी उसके एलिवेशन को नीचे लेके आएगा, यानी इसको हम क्या कहेंगे, डिग्रेडेशनल प्रोसेस। हमारे एलिवेशन को क्या करता है, ये डिग्रेड करता है, नीचे लेकर आता है। अब यहाँ डेपोजिशन, डेपोजिशन मीन्स जो ये एरिया है उस पर डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है, फिलिंग प्रोसेस है, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्रेडेशन, जहां पर हम डिप्रेशन एरिया को फिल कर रहे हैं। तो ये दो प्रोसेस जो हैं वो इरोजनल और डेपोजिशन के कारण होते हैं। इरोजनल के लिए कारण डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है, यानी एलिवेशन डाउन होता है किसी चीज का। डेपोजिशन के कारण जो हमारा
सॉरी, डेपोजिशन के कारण जो हमारा डिप्रेशन एरिया है वो फिलअप होना शुरू होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एग्रेडेशन प्रोसेस कहते हैं। ये आपके 4 प्रोसेसेस से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का है सॉइल फॉर्मेशन। ये जितना भी हमने प्रोसेस पढ़ा इरोजन का, उससे किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सॉइल की। मैंने अभी कहा कि बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो जेंटल स्लोप पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और यही फाइन पार्टिकल्स किसको बनाते हैं, सॉइल को बनाते हैं। ऐसे ही जो वेदरिंग होती है रॉक्स की, तो वो छोटे छोटे जो है क्रैक्स में उसको डिवाइड कर देती है, फिर वो जो है इरोड हो जाता है, और उससे वो मटेरियल बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे किसकी फॉर्मेशन होती है, सॉइल की फॉर्मेशन होती है। सो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन, अब सॉइल आपको पता है दैट सपोर्ट्स लाइफ, because all the vegetation, plants or agriculture process depends upon the soil. सोयल पर ही ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो हम अपनी बेसिक जो फूड नेसेसिटी है उसके लिए हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस पर डिपेंड है, सोयल पर। सो सोयल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सोयल इज अ डायनेमिक मीडियम। डायनेमिक मीडियम मीन्स ये जो है बनती भी रहती है और इरोड भी होती रहती है। जब हम सोइल इरोजन की बात करते हैं तो सोइल इरोजन कैसे होता है, क्योंकि 1 या 2 सेंटीमीटर की जो थिकनेस है सोइल की, उसको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो इसका बनना सोइल का और इसका डी एलिवेट होना, दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। लेकिन कभी भी जो इसका डिग्रेडेशन है, वो प्रोसेस अगर इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस से ज्यादा हो जाए, यानी जो इसकी डिग्रेड होती है सोइल, ये प्रोसेस जो है इसके फॉर्मेशन से ज्यादा हो जाए, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, सोइल इरोजन। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये इसीलिए मैंने कहा कि ये डिग्रेड भी होती है, फॉर्मेट भी होती है। इसलिए सोइल जो है वो क्या है, एक डायनामिक मीडियम है, और इसकी जो फॉर्मेशन है उसमें हमारे तीनों ही जो है एक्टिविटी कंटिन्यूसली जो है चलती है, जिसमें कि हमारा केमिकल भी आता है प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, फिजिकल और मैकेनिकल, सॉरी बायोलॉजिकल। ये तीनों प्रोसेस मिलकर क्या करते हैं, सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा सॉइल फॉर्मेशन होगा। अब ये सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले देखो कि अगर हम ये तीनों प्रोसेस कैसे वर्क करते हैं। केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो फिजिकल प्रोसेस क्या है कि रॉक का ब्रेक डाउन होना, इरोड होना, इरोड होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फाइन पार्टिकल्स में, दैट इज फिजिकल। अब जब इरोजन वर्क होता है तो क्या होता है कि उस जगह से जो पार्टिकल्स निकलेंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो उनका बॉन्ड खत्म हो जाता है, और कुछ केमिकल्स जो हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं, तो जिससे हमें डिफरेंट टाइप की सॉइल मिलती है विच कंटेन्स डिफरेंट क्वांटिटी एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स। तो हमें वहां पर केमिकल प्रोसेस भी मिलता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है कि फिर धीरे धीरे उन रॉक साइड्स पर मोसेस, लीचन्स, ये सब जो है वो आना शुरू हो जाता है। जब बेयर्ड रॉक होती हैं, बेयर्ड रॉक मीन्स जब इस पर कुछ भी नहीं होता, सॉइल कवर नहीं होता, तब भी इन पर मॉसेस और लीचन्स जो है वो आ जाते हैं। अब ये मॉसेस और लीचन्स की जो रूट है वो क्या करती है, इस रॉक के अंदर आना शुरू होती है। रॉक्स के अंदर आने से इसकी क्रैक्स जो है वो, तो इससे क्रैक्स आ जाते हैं, धीरे धीरे ये क्रैक्स बड़े होते जाते हैं, और यहाँ पर जो है वाटर आ जाता है, फिर ये क्रैक और बड़े हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर ऊपर का जब डेब्रिस इसके नीचे आता है, तो यहाँ पर हम जो वेजिटेटिव कवर है वो भी मिलता है, यानी प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं। अब प्लांट्स आएंगे तो उनकी रूट्स जो है थ्रू आउट द रॉक्स फैलना शुरू हो जाएंगी, और इस रॉक्स को क्या कर देगी,
उसको वेदर कर देगी। तो वेदरिंग के कारण ये रॉक जो है वो टूट जाएगी और इसके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाएगी और वो किस में चली जाएगी, सॉइल के फॉर्म में। इसी तरीके से जब ये प्लांट्स और एनिमल्स, जब प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स हैं वो इस सॉइल में मिक्स हो जाते हैं या इस डेब्रिस में मिक्स हो जाते हैं, तो वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की। दिस ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस। ठीक है, जो जीव जंतु या फिर जो हमारे प्लांट्स हैं ये जब मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, तो ये मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और जिससे वहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है चलता है, फिजिकल प्रोसेस होगा उसमें केमिकल मिक्स होंगे, फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिससे हमारी सॉइल की प्रोफाइल बनती है। सबसे पहले हमारी सॉइल प्रोफाइल यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जो है सॉइल प्रोफाइल के हम 3 जोन्स देखते हैं। 3 जोन, सबसे पहले आता है हमारा बेड रॉक। बेड रॉक मीन्स पेरेंट रॉक, जिस रॉक के टूटने से सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले बेड रॉक होगी, यानी एक ओरिजिनल जो रॉक है उस पर वेदरिंग प्रोसेस होगा और ये बड़े बड़े पार्टिकल्स में टूट जाएगा। जब ये बड़े पार्टिकल्स हैं तो ये इसका होरिजोन ए कहलाता है। ठीक है, फिर इस पर वेदरिंग प्रोसेस दोबारा होता रहेगा और ये जो बिग पार्टिकल हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, अब ये स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, इसमें जो है वो क्या मिक्स हो जाता है, ऊपर से जो पानी केमिकल्स लेके आता है, तो इसमें कुछ केमिकल भी मिक्स होता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स भी जो है, मैंने कहा जैसे मॉसेस और लीचन जो है उगना शुरू होते हैं, तो कुछ केमिकल मैटर्स भी है, ऑर्गेनिक मैटर भी है, और यहाँ से पेरेंट रॉक के कैरेक्टरिस्टिक भी है। ठीक है, ये हमारा प्रोफाइल बी कहलाता है। इसके बाद इस पर फिर से प्रोसेस होता रहेगा और ये पार्टिकल्स और भी फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सबसे ऊपर की लेयर आ जाती है हमारी सॉइल की, और इस सबसे ऊपर की जो लेयर है उसी में हमें क्या मिलेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स मिलेंगे। तो इट मीन्स इसमें क्या होता है, ये ह्यूमस रिच होती है, ह्यूमस रिच होती है। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि इस पर बाहर का जो आउटर क्लाइमेट है वो अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, टेम्परेचर और रेनफॉल, इससे यहाँ पर ये जो सॉइल है धीरे धीरे अपने पेरेंट रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होती जाती है उसमें, और वहां क्या रह जाता है, मिनरल्स, केमिकल्स एंड ह्यूमस, दैट इज प्रोफाइल सी, जिसमें प्लांट्स और जो है हमारे उगते हैं या जिसमें प्लांट्स और एग्रीकल्चर ग्रो करती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से टूटना शुरू हुआ, यहाँ तक बनने का जो है एक पूरा क्या है, प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है सॉइल के बनने का, जब तक सॉइल जो है वो फर्टाइल रूप में नहीं आ जाती। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। नाउ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। मैंने सबसे पहले आपको एक तो टाइम ही बता दिया कि यहाँ पर पूरी सॉइल प्रोफाइल को बनने के लिए क्या मिलेगा, टाइम। तो जो सबसे पहले बेड रॉक वाली स्टेज थी वो हमारी होगी यूथ स्टेज, वो हमारी क्या कहलाएगी, इसकी यूथ स्टेज, वो हमारा कहलाता है मैच्योर स्टेज। उसके बाद जब पेरेंट रॉक के बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाती है तो उसको हम उसकी सॉइल की क्या कहेंगे, ओल्ड एज। सो दिस इज द टाइम इफेक्ट। ये मैंने आपको यही बता दिया फैक्टर, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया। सो सम अदर फैक्टर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, फर्स्ट इज पेरेंट रॉक और पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल मैंने आपको अभी बताया कि जो बेड रॉक्स हैं, जो ओरिजिनल बेस रॉक है, वो वेदर्ड होना शुरू होती है और वो धीरे धीरे इरोड होती चली जाती है, दैट इज पेरेंट मटेरियल। सेकेंड इज क्लाइमेट। क्लाइमेट में दो चीजें मेन है, रेनफॉल और टेम्परेचर। क्लाइमेट भी क्या है, रेनफॉल और टेम्परेचर। अब जब रॉक्स वेदर्ड हो गई उसके बाद उस पर किसका इफेक्ट पड़ता है, वहां की क्लाइमेट का। कहीं पर बेड रॉक जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं,
बेड रॉक जो है यानी जो बेस रॉक है वो डिफरेंट हो सकती है। सपोज की सैंडस्टोन है और ग्रेनाइट है, ये दो डिफरेंट रॉक हैं, लेकिन एक सेम क्लाइमेट के अंडर ये दोनों रॉक हमें मिल रही हैं, जैसे कि राजस्थान के ड्राइड एरिया में। तो इससे जो सोयल की फॉर्मेशन होगी वो सेम होगी, सैंडी सोयल बनेगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही क्लाइमेट के अंडर आ रही है, चाहे वो डिफरेंट बेड रॉक हैं। ऐसे ही अगर हमारी जो है सेम बेड रॉक है लेकिन डिफरेंट क्लाइमेट में वो एग्जिस्ट करती हैं, तो इससे उनकी सॉइल फॉर्मेशन भी अलग होगी। थर्ड आता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मैंने आपको अभी जैसे बताया कि जो वेजिटेशन है, बेटा इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी। अभी तक के लिए कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फैक्टर्स का एक शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। Because meeting is going to be over, so if you have any doubt then you can ask now. चलिए सर, leave the meeting now.